नेहरू ने किए, जिनसे हिंदुस्तान आज जैसा है या आज से 10 साल पहले तक जैसा था बना, उनको देखते हैं। पहली चीज जो मैं बहुत बड़ी देखता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कि संविधान में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया एक ऐसे समय में जब रिजर्वेशन खत्म करने की तरफ सारा रुझान था। रिजर्वेशन खत्म इसलिए किया जाना था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में रिजर्वेशन का आधार शिक्षा या समाज में आपका कमजोर स्तर नहीं था, उसका आधार धर्म था। मुसलमान को आरक्षण मिलेगा, क्रिश्चियन को मिलेगा, सिख को मिलेगा, एंग्लो इंडियन को मिलेगा, और हिंदू सब एक तरफ होंगे, और सबके वोटिंग राइट अलग अलग किस्म के थे। तो जो अंग्रेजों का आरक्षण था, जो रिजर्वेशन था, उसका मकसद था कि इंडियन सोसाइटी को हम बाइफरकेट कर दें, इसको सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए। और आप गौर से देखेंगे तो जो भारत के विभाजन की बुनियाद पड़ी वो ये पृथक मताधिकार ही था, जो अलग अलग वोटिंग के राइट दिए गए थे, उसके कारण ही उस तरह की वोटिंग हुई और वो चीज बहुत साफ साफ सामने आ पाई और भारत का विभाजन हुआ। ये मैं सिर्फ अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप संविधान सभा में सरदार पटेल का भाषण भी सुन सकते हैं, उन्होंने भी ये बात कही। इसलिए वो रिजर्वेशन उस तरह का खत्म होना था। तो नेहरू जी ने और पूरे संविधान सभा के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये जिस आरक्षण ने देश का विभाजन किया उसे हटाते हैं, लेकिन दलित और आदिवासी जिनके साथ हजारों साल से अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, और कई जगह तो जिन्हें हमने इंसान मानने तक से इनकार कर दिया है, इस वर्ग के लिए तो आरक्षण हर कीमत पर रहेगा। और आप देख लें उस समय का जो दक्षिणपंथी संस्थाएं थी, इन्होंने उस समय उस आरक्षण का घनघोर विरोध किया। सावरकर ने तो यहां तक कहा एक भाषण में कि अपने लोगों से कि आप ध्यान रखना, अगर ये हिंदुत्व के खिलाफ जाता हो संविधान तो हम इस संविधान का विरोध करेंगे। और ये तो सबको पता ही है कि 15 अगस्त तो मनाया ही नहीं था भाजपा आरएसएस ने। तो वो आरक्षण वहां पर जब दिया कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने और संविधान सभा ने, तो इन लोगों ने विरोध किया और पहला काम हुआ जिससे हजारों साल से जो लोग मनुष्य ही नहीं माने जा रहे थे, जिन्हें लोग छू नहीं रहे थे, जिन पे जुल्म की इंतहा थी, उस दलित और आदिवासी समाज को बराबरी का हक दे दिया। दूसरा काम जो पंडित नेहरू ने किया वो था जमींदारी प्रथा को खत्म करना। जमींदारी प्रथा को खत्म करने को मैं इस रूप में देखता हूं, और संविधान बनते ही पहला चुनाव नहीं हुआ है, पहला काम किया नेहरू जी ने कि संविधान पहला संशोधन हुआ वो जमींदारी को खत्म करने के लिए हुआ। क्योंकि उस समय तक खेती तो देश में जितनी आज होती है तब भी होती थी, रकबा कम था लेकिन खेत तो थे ही। तो उस जमाने में एक जमींदार होता था जिसका बहुत सारे खेतों पर अधिकार होता था, और किसान तो सिर्फ हल चलाने का काम करता था। तो किसान एक मजदूर की तरह था, खेत मजदूर जैसा था कि वो अपने खेत में हल चलाएगा, लेकिन उसका मालिक जमींदार होगा। जब नेहरू जी ने जमींदारी प्रथा खत्म की, आप जो संविधान सभा की कार्रवाइयां हैं उसकी डिबेट्स पढ़ें, 21 दिन तक डिबेट हुई, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक थे और जनसंघ से ही भाजपा बनी है, तो जो हमारे लिए महात्मा गांधी का कांग्रेस वालों के लिए महत्व है या देश के लिए महत्व है, उस तरह की हैसियत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भाजपा के लिए है। उन्होंने पूरी ताकत लगा के नेहरू जी का विरोध किया कि हम जमींदारी समाप्त नहीं करने देंगे, और उसके लिए बड़े बहाने बनाए। लेकिन आप देखिए जमींदारी से फायदा कैसे हो रहा था। जमींदारी उन्मूलन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को, क्योंकि आप गौर से देखें और हम सब जानते हैं जो खेतीहर जातियां हैं, जो किसान हैं, वो ज्यादातर ओबीसी जातियों के ही हैं। तो वो पहले जो जनरल कास्ट थे उसके लिए उनके खेतों में, उस जमींदार के खेत में हल चलाते थे, खेती वही जानते थे, खेती वही करते थे, लेकिन वो खेत के मालिक नहीं थे। तो पहला संविधान संशोधन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के ओबीसी को बहुत बड़ी ताकत दे दी। तीसरा काम और जो मैं बहुत महत्वपूर्ण देखता हूं नेहरू जी का, वो उन्होंने ये किया कि सबका वोटिंग राइट बराबर हुआ भारत में, हर आदमी को एक वोट डालने का अधिकार है। आप देखें कि अंग्रेजों के जमाने में भी चुनाव होते थे, 1935 में हुआ, 1946 में हुआ, तब कुछ इनकम टैक्स पेयर, कुछ बड़ी प्रॉपर्टी रखने वालों को वोट डालने का अधिकार था, तो उन्हीं के वोट से तय हो जाता था। ये किसी की कल्पना में नहीं था कि गरीब आदमी अमीर आदमी दोनों एक बराबर हो जाएंगे, जो
राजा कह रहा होगा वो और जो एक गरीब आदमी कह रहा होगा वो दोनों बातें बराबरी से सुनी जाएंगी। आप संविधान सभा की कार्रवाई देखें तो वहां एक राजा संभवतः बड़ौदा से या कहां से उन्होंने मांग की साहब कि राजाओं के पास तो 10 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है कि राजा का भी एक वोट और प्रजा का भी एक वोट। तब नेहरू जी ने कहा कि दुनिया कहां चली गई है और सबसे ज्यादा पिछड़े हुए तो आप हो। आपका दिमाग 1000 साल पहले चल रहा है और दुनिया कहीं और जो जा रही है। अब गरीब अमीर का अगड़े पिछड़े का भेद नहीं है, सबको बराबर दिया जाएगा। और साथ ही हमारे यहाँ महिलाओं को भी समान रूप से वोटिंग राइट दिया गया। जबकि आप देखें तो ब्रिटेन जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, यूरोप के तमाम देश, वहां महिलाओं को अपने वोटिंग राइट पाने के लिए कई कई वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। ये एक बराबरी का काम नेहरू जी ने किया। और चौथी चीज जो उन्होंने संस्थान बनाए, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, बीएचईएल बनाया, बड़े बड़े बांध बनाए, तो जो तरक्की हुई वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक बुनियादी चीज इसमें हुई कि एक नया मिडिल क्लास भारत में पैदा हुआ, जिसने पढ़ा लिखा और फिर उसको तुरंत अच्छी सम्मानजनक नौकरी मिली। और ये मिडिल क्लास जो नेहरू पैदा कर रहे थे, ये सिर्फ 4-5 शहरों में नहीं था कि दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, इन 4 शहरों में उन्होंने मिडिल क्लास पैदा किया। एक प्राइमरी के टीचर की नियुक्ति होती थी तो वो गांव में भी होती थी, एक इंजीनियर गांव में भी जाता था, डॉक्टरों को भी जाना होता था। तो पूरे भारत में एक नया मध्यम वर्ग नेहरू ने पैदा किया, जो आज ये पूरी व्यवस्था 92 के बाद बदली और उदारीकरण का दौर आया। तो ये जो सब चीजें आप देखते हैं, भारत की खुशहाली में दलित को, आदिवासी को, पिछड़ा को, महिलाओं को, माइनॉरिटीज को और सबको एक साथ लाके मिडिल क्लास बनाना, उससे आज ये आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, जिसका कल से मोदी जी ढिढोरा पीट रहे हैं। और वो बने नहीं है, साल के अंत तक बनना है। बनने के पहले ही घोषणा सरकार ने कर दी कि हम बन चुके हैं चौथी जीडीपी के हिसाब से अर्थव्यवस्था, वो भी बने नहीं है, इस साल के अंत तक बनेंगे, ये भी गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई किया। और इन सबके पीछे नेहरू ने एक कसौटी रखी कि मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया, इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो नेहरू ने कहा कि इस बात से मुझे मत पहचानना कि मैंने कितनी आईआईटी बनाई है, मैंने आईआईएम बनाए या मैंने इमारतें बनाई। आप तो ये देखना कि समाज में कितने लोग थे जिनकी आंखों में आंसू थे और उनमें से कितनी आंखों के आंसू में पहुंच सका। तो जितने आंसू मैंने पहुंचे हैं उतना ही मैंने काम किया है और मेरा कोई काम काउंट करने का नहीं है। और आगे वो कहते हैं कि जब तक मेरी जान है तब तक ये मशाल मेरे हाथ में, तब तक मैं अपनी ताकत से इस हिंदुस्तान की खिदमत करूंगा, सेवा करूंगा। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद के लोग आएंगे और वो इस मशाल को थामेंगे और वो ये काम करेंगे। तो हम आपके लिए भी नेहरू ये काम छोड़ गए हैं कि हम कितनी आंखों के आंसू पहुंचते हैं। और तो सबसे बड़ा काम जो गांधी ने कहा था कि कतार के आखिरी आदमी को देखो, वही बात नेहरू कह के गए कि हमें आपके आंसू पहुंचने हैं। और आज हमारे सामने कैसी सरकारें हैं। अभी मानस चौधरी जी ने जो जिक्र किया, कोई मॉब लिंचिंग कराता है, कोई हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लड़ाता है, कोई खुद सैनिक की वर्दी पहन के अपना विज्ञापन कराता है। तो ये लोग जो अपने विज्ञापन में, अपनी लालच में, अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए ना तो सेना का दुरुपयोग करने में संकोच करते हैं, ना डॉक्टरों और चिकित्सा का कोई करने में संकोच करते हैं, ना जिन्हें विदेश नीति की कोई परवाह है। जो आदमी जब भारत में सबसे बड़ी महामारी आती है कोविड, उस समय अपने बिल में, अपनी गुफा में घुस जाता है और 2 साल तक देश को नजर नहीं आता है, उसकी लंबी दाढ़ी वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं। वो आदमी आज अपनी तुलना उस जवाहरलाल नेहरू से करना चाहता है जिसने देश में जब वैक्सीन बनाई तो ये चेचक जैसी महामारी खत्म हो गई, पोलियो की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। इतने बड़े बड़े काम, लाखों लोग पहले इन महामारियों में मर जाते थे। और जो वैक्सीन बनाने का इंतजाम नेहरू कर गए थे, वही वैक्सीन बनाई इन्होंने भी, लेकिन फोटो अपनी छपाई। तो ये फोटो जीवी लोग, ये प्रचार जीवी लोग, ये विज्ञापन जीवी लोग उस राष्ट्र जीवी, उस राष्ट्र सेवक, उस राष्ट्र निर्माता का अपमान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इनकी समस्या और बड़ी ये है कि सन 47 से इनका, और पहले से था कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। अब हिंदू तो इतनी बड़ी संख्या में है तो हिंदू तो रहेंगे, कहीं चले तो जाएंगे नहीं। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि बाकी धर्मों के लोगों को वो समानता नहीं मिलेगी, उन्हें 2ym दर्जे का नागरिक माना जाएगा। मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, सिख हैं, पारसी हैं। तो हिंदू तो मुख्य क्लास 1 के नागरिक हो जाएंगे और बाकी सब नंबर 2 के नागरिक हो जाएंगे।
और ये अगर आपको पढ़ना चाहें तो डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी मशहूर किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। उसमें उन्होंने सावरकर को कोट करते हुए लिखा है कि सावरकर इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और वो इस तरह का होगा। उस सब शक्तियों के सामने दो आदमी सबसे ज्यादा जोरदारी से खड़े हुए, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तभी इन लोगों ने तय किया कि इन दोनों का कत्ल करना है। पहला कत्ल तो इन्होंने कर दिया 30 जनवरी 1948 को। हत्या के प्रयास नेहरू जी के भी हुए और 28 जनवरी को जब बाघा बॉर्डर के पास नेहरू जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां से दो लोगों को अरेस्ट किया गया था जिनके पास बम थे नेहरू जी पर फेंकने के लिए। तो वो संयोगवश उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो नेहरू ने वो संविधान बनाया जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान था। उसको बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित किया, जिनकी भले ही उन दोनों की कई विषयों पर मतभिन्नता थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि समाज के सबसे वंचित तबके के सबसे बड़े प्रवक्ता को, सबसे बड़े क्रूसेडर को हाथ में कलम सौंप दो ताकि आने वाली नस्लें ये ना कहें कि संविधान में कोई बेईमानी हुई थी। और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के लिए बुलाया और सारे मूल्य उसमें लगाए गए। आप देखें तो संविधान सभा में बहुत संख्या में दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं थे, क्योंकि वो संविधान सभा तो अंग्रेजों के जमाने से आनी थी। उसमें राजाओं के प्रतिनिधि थे, उसमें ये अलग अलग जो चुन के आ सकते थे उस तरह के प्रतिनिधि थे। लेकिन नेहरू ने, अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने, सरदार पटेल ने ये इंश्योर किया कि ये संविधान आज के लिए नहीं बन रहा है और हम संविधान सभा में बैठे 400 लोगों के लिए नहीं बन रहा है, ये हजारों साल के लिए हिंदुस्तान के लिए बन रहा है। तो जो आखिरी आदमी तक के लिए बनना है तो हम, वो यहां नहीं है तो हम उसके नुमाइंदे के तौर पर एक पारदर्शी संविधान बनाएंगे और वो संविधान बनाया गया। आप डिबेट्स देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हर स्तर पर विरोध किया। जब जब कांग्रेस कोई चीज सोचती थी कि हम आदिवासी को दें, हम दलित को दें, हम पिछड़ों को दें, तो आप पाएंगे कि वो उसके खिलाफ आए। हिंदू कोड बिल पर अगर आप संविधान सभा की कार्रवाई पढ़ें, संसद की कार्रवाई पढ़ें, तो आप पाएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच भयंकर झगड़ा हो रहा है। और आज भाजपा वाले ये फैलाने लगते हैं कि वो नेहरू जी से नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था कानून मंत्री के पद से, लेकिन वो सब डॉक्यूमेंटेड है, सब कागजों में उपलब्ध है। वहां कैसी कैसी बातें, मजाक उड़ाया गया, उन्हें जलील किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉक्टर अंबेडकर को, और उन्होंने भी खड़े होकर फिर इन्हें खूब फटकार लगाई। वो सब दर्ज है क्योंकि इन्होंने बराबरी की बातों का हमेशा विरोध किया। और इनकी जो मंशा हिंदू राष्ट्र की थी उस सांप्रदायिकता के खिलाफ, आरएसएस की मूल विचारधारा के खिलाफ और भारत की मूल विचारधारा के साथ नेहरू जी खड़े हो गए। तो नेहरू वो व्यक्ति है, वो विचार है जिससे आरएसएस को सबसे ज्यादा तकलीफ है। वो कहता है कि मुल्क को सेकुलर होना चाहिए, ये चाहते हैं कि मुल्क को कम्युनल होना चाहिए। वो चाहता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित सब एक साथ मिलकर बैठे हैं, ये नेहरू चाहते हैं। इनका चाहना है कि नहीं, वो सामंती व्यवस्था बनी रहे, वो मनुवादी व्यवस्था बनी रहे। ये चाहते हैं कि भाषाओं का भेद ना हो, नेहरू जी चाहते हैं प्रांतों का भेद ना हो, सबके अंदर एक राष्ट्रीयता हो। लेकिन ये एक को दूसरे से लड़वाए बिना इनका काम नहीं चलता। नेहरू जोड़ने की राजनीति करता था, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं। तो इतने बड़े विचारधारा का व्यक्ति इनके सामने है और उससे जब तक वो जिंदा रहा तो उसके सामने कोई चुनाव जीतना तो दूर की बात है, कहीं ये लोग टिक ही नहीं पाए। तो अब एक काम शुरू हुआ कि इस नेहरू को हम जो जीते जी नहीं हरा पाए, अब इसका चरित्र हनन करो, कैरेक्टर एसेसिनेशन इसका करो। तो जब नेहरू का कैरेक्टर एसेसिनेशन हम कर देंगे तो नेहरू ने जो काम किए हैं उन्हें गलत कहना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बुरा आदमी है तो उसने जो काम किए होंगे वो भी बुरे होंगे। तो कैरेक्टर एसेसिनेशन का पिछले 70-80 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अब इनके सत्ता में आने से और मीडिया और सोशल मीडिया पर इनका शिकंजा कसने से बहुत तेज रूप से एक विस्फोट की तरह, जैसे कोई बम ब्लास्ट हो रहा हो, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। मैंने इसी का अध्ययन 2013 से शुरू किया और ये किताब नेहरू मिथक और सत्य लिखी थी। अब इन्हें कैसे फैलाया, मैंने देखा कि ये झूठ कैसे, इसका कोई हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है। तो इन्होंने काम क्या किया कि जो जो लिखा है इतिहास में, तो जहां हाँ लिखा था बस उसे काट के ना कर दिया, जहां सत्य लिखा था वहां झूठ कर दिया, जहां प्रेम लिखा था वहां घृणा कर दिया, जहां त्याग लिखा था वहां लिप्सा कर दिया।
आप कहेंगे कैसे? तो सबसे पहला झूठ ये जो फैलाते हैं, जो मैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के झूठों को थोड़ा थोड़ा करके एक 10-15 मिनट में बताऊंगा आपको। एक तो आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि नेहरू तो मुसलमान थे। हालांकि वो मुसलमान भी होते, वो ईसाई भी होते, वो पारसी भी होते, किसी भी धर्म में पैदा हो जाते, उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये डेडिकेटेड रूप से कि इन्हें सांप्रदायिकता फैलानी है कि वो मुसलमान थे। तो ये बात कहां से चली? नेहरू जी की अपनी आत्मकथा में नेहरू जी ने लिखा एक जगह कि मेरे दादा जो है दिल्ली के कोतवाल थे और उस समय की जो ड्रेस पहनते थे जो थी वो मुसलमानों से मिलती है। तो बस इन्हें वहीं से पकड़ के उन्होंने कहा कि हम हिंदू थे और हम 10 पीढ़ी पहले कश्मीर से आ गए थे, अब कश्मीरी ब्राह्मण थे और हम नहर किनारे रहते थे इसलिए नेहरू कहलाए। तो वो सब हटा के इनने कहा कि वो मिलती थी, तो इनने वो फोटो उठाई दादाजी की और उसको मिला जुला के उन्हें मुसलमान 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 कहना शुरू कर दिया। दूसरा, आपने और सुना होगा कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस में धुलते थे। ये आप में से कुछ लोगों ने सुना या नहीं सुना कि नेहरू जी के कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाया करते थे? इस तरह के व्हाट्सएप उस तरफ तो बहुत चलते हैं नॉर्थ इंडिया में, इधर आप बताएं। ये भी नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा। उन्होंने लिखा कि मैंने भी ये किस्सा सुना है कि मेरे कपड़े पेरिस धुलने जाते हैं। लेकिन आप बताइए, इस जमाने में ना तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सुबह यहां से कोई चीज पेरिस तक जाए और शाम को धुल के आ जाए। दूसरी बात यह है कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ लोगों के पास पहनने के लिए लंगोटी तो है नहीं। ऐसे में कोई आदमी इस तरह की अय्याशी करने के बारे में मन में सोचे तो इससे ज्यादा घृणास्पद बात क्या हो सकती है। बस तो इनने 2 बातें हाथ तुरंत उठा ली। उनने कहा ऐसा करना अय्याशी होगी इसलिए नहीं करना है, और पेरिस में कपड़े धुलने के बाद झूठ है। इनने दोनों उठा के कि नेहरू जी अय्याशी करते थे और उनके कपड़े पेरिस धुलते थे, यहां से इनने ये उठा के फैला दिया। तीसरी बात जो बड़ी जोरदारी से फैलाई जाती है कि नेहरू जी ने वंशवाद फैलाया। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को बना दिया, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को बना दिया, राजीव गांधी ने की डेथ हो गई तो सोनिया जी आ गए, सोनिया जी के बाद राहुल जी आ गए। लोगों को लगता अरे कितनी बढ़िया बात कह दी, ये तो वंशवाद बिल्कुल है। लेकिन मैं ये कहता हूं और आप सबसे कहता हूं कि जैसा वंशवाद नेहरू में था, अगर हिंदुस्तान के एक एक घर में वैसा वंशवाद आ जाए तो क्या अमेरिका, क्या चीन, दुनिया के सबसे बड़े देश हम बन जाएंगे एक दिन के अंदर। अब आप पूछिए कैसे? तो 6 दिसंबर 1921 को नेहरू जी पहली बार गिरफ्तार हुए अंग्रेजों के द्वारा। तारीख लिख लीजिए, 6 दिसंबर 1921। उस दिन नेहरू अकेला गिरफ्तार नहीं हुआ, उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके 2 चचेरे भाई और एक और परिवार के 5 लोग एक साथ गिरफ्तार होकर जेल गए। तो नेहरू वंश पूरा उठ के जेल जाता है, ये उनका वंशवाद है। अब ये वंशवाद यहां रुका नहीं। जब नेहरू को भी जेल हो गई और मोतीलाल जी को भी जेल हो गई, तो फिर घर की बेटियों ने और बहुओं ने काम संभाला। इलाहाबाद में 1931 की बात है, नेहरू जी की माताजी स्वरूप रानी बहुत बीमार थी, बुजुर्ग थी, लेकिन बाप और बेटे दोनों जेल में थे। तो आजादी की लड़ाई का काम उस बूढ़ी महिला ने संभाला। उन्हें एक व्हील चेयर नुमाई कुर्सी पे एक बिठा के लोग लेके चले और अंग्रेजों का ये बर्बर साम्राज्य कि उस पर लाठी चार्ज हुई और स्वरूप रानी देवी अपने बुढ़ापे में सिर पे लाठी खा के खून खच्चर होकर सड़क पे गिर गई। ये उनका काम था। जब सास भी घायल हो गई और पति और ससुर जेल चले गए, तब उनकी बहू आई कमला नेहरू, वो वहां की जिलाध्यक्ष जैसी कह लो इलाहाबाद की बनाई गई और वो भी जेल गई। तो इस वंश में बाप गया, बेटा गया, मां गई, पत्नी गई, भतीजे भाई गए, तो बहन कैसी रुकती? विजय लक्ष्मी पंडित भी जेल गई, उनके पति वो भी जेल गए, ये पूरा खानदान साहब जेल चला गया। तो 2 पीढ़ियां अब जेल जाने लगी। इसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी ये दोनों भी जेल गए आजादी की लड़ाई लड़ते हुए। अब कोई संघी और आरएसएस और भाजपा का आदमी बताए कि उनका कोई पुरखा जेल गया था और उन पुरखों का पूरा परिवार जेल गया था। तो मोतीलाल जा रहे हैं, जवाहरलाल जा रहे हैं, इंदिरा गांधी जा रही हैं। तो जिसने पूरे खानदान में हिंदुस्तान के लिए जेल जाना, लाठी खाना, गोली खाना बर्दाश्त किया,
अगर इसे वंशवाद कहते हैं तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के घर घर में ऐसा वंशवाद होना चाहिए। और स्थिति यह थी कि जब नेहरू जी नैनी जेल में बंद थे 42 में, ये 44 की बात होगी संभवतः, और राजीव गांधी का जन्म हुआ, तो अपने नाती का चेहरा नेहरू ने पहली बार कैसे देखा? वो तो राजकुमार थे, बड़ा थे। उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, नेहरू जी को, एक कैदी को, अंग्रेजी राज के बंदी को। तो एक लैंप पोस्ट के नीचे की रोशनी में इंदिरा जी छोटे से राजीव को गोद में लेके खड़ी हुई, और नेहरू ने जेल की एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठने के दौरान पहली बार अपने पोते की झलक देखी। ये नेहरू का वंशवाद है, ये उनके खून का असर है। और ये जोरदारी इतनी है, आगे चल के इंदिरा जी किस बात के लिए शहीद हुई? अगर इंदिरा जी उस कम्युनल एजेंडे के सामने झुक जाती, उनसे कहा गया था कि धर्म विशेष के आपके सुरक्षाकर्मी नहीं होने चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं देश के लिए करेंगे, लेकिन हम धार्मिक आधार पर कोई भेद नहीं कर सकते। हम इस आधार पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं हटा सकते कि वो इस धर्म का है या उस धर्म का है। बिल्कुल महात्मा गांधी की आवाज आप इंदिरा गांधी की आवाज में सुनेंगे, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कोई अपनी सभा में आने वाले किसी व्यक्ति की जामा तलाशी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर मुझे भगवान जिंदा रखेगा तो मैं रहूंगा, मैं जिस भाईचारे के लिए जिया हूं तो जीऊंगा, तो मैं कोई सुरक्षा नहीं चाहता, सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। यही इंदिरा जी ने कहा, और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और सीने पे 36 गोली खा के एक एक कतरा इस मुल्क के लिए बहा के चली गई। वो नेहरू की बेटी है, ऐसी वंशवाद की बेटियां हों तो क्या देश पहुंच जाए। और क्या वाकई थोड़ा भी वंशवाद था? क्या नेहरू जी ने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया था? नेहरू जी ने तो नहीं बनाया। आप अगर इतिहास देखेंगे तो नेहरू जी ने अपने जीते जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन, उनके सुपुत्र डाहिया भाई, इन दोनों को संसद भेजा। ये दोनों कांग्रेस के सांसद रहे, लेकिन अपने जीते जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना तो दूर, एक टिकट तक नहीं दिया कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। ये नेहरू है। और नेहरू जी ने तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, इन लोगों से कहा था कि आप लोग हमारे वारिस बनिए। तो उनके मन में कहीं भी होता ये कि हमें इंदिरा जी को बनाना है तो बात होती। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जो उनके सबसे प्रिय थे, उनके सबसे करीबी थे, और जब अस्वस्थ थे आखिरी में 6 महीने में नेहरू जी थोड़े से, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे, तो वो उनके बाद प्रधानमंत्री बनाए गए। तो नेहरू जी का तो हुआ ही नहीं। अब आप नेहरू जी के, इंदिरा जी के बाद राजीव जी का कहें, तो जब इंदिरा जी की हत्या हो गई उसके बाद राजीव जी प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा जी ने तो नहीं बनाया उन्हें तो कांग्रेस जनों ने कहा कि हम तुम्हें नेता बनाएंगे, और वो नेता बने। और उसके बाद उस आदमी को हिंदुस्तान की जनता ने 410 सीट से जिता के प्रधानमंत्री दोबारा बनाया। तो जो कांग्रेस की इच्छा थी वही जनता की इच्छा थी। तो हिंदुस्तान में अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कांग्रेस का नेतृत्व संभालता है, तो जनता की इच्छा से संभालता है। इसलिए जब भाजपा ये कहती है कि नेहरू का वंशवाद है, तो सिर्फ नेहरू का वो अपमान नहीं करती है, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमी की बुद्धि, विवेक और लोकतांत्रिक चेतना का अपमान करती है। ये हम सबको समझना चाहिए। अब इन्हीं झूठों के सिलसिले में एक दो झूठ और मैं बताता हूं आपको। एक झूठ बड़ा जोर का चलता है कि नेहरू जी ने यह कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस मिल गए तो हम उन्हें पकड़ के ब्रिटेन को सौंप देंगे। ये व्हाट्सएप पे बहुत चलाया जाता है। इसमें एक पत्र चलता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली का, जिसमें कहा जाता है कि नेहरू जी ने ऐसे लिख के दिया है और एटली कह रहे हैं। अब उस पत्र को कोई गौर से पढ़े तो उसमें एटली की स्पेलिंग तक गलत है, जवाहरलाल नेहरू की स्पेलिंग गलत है, ब्रिटेन की स्पेलिंग गलत है। अब भाई हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े, उड़िया मीडियम से पढ़े, तो हो सकता है हमसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन अब जो अंग्रेजी के जन्मदाता अंग्रेज हैं, उनके प्रधानमंत्री के पत्र में भी अगर इतनी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, तब तो फिर काहे का ब्रिटेन, काहे का, तो ये झूठा पत्र चलाया जाता है। लेकिन अब आप उनके असली रिश्ते सुनिए क्या थे। अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू मेरे नेता थे। और दोनों की दोस्ती का मैं उदाहरण बताता हूं कि 1928 की बात है। उस समय यह हुआ कि एक डोमिनियन स्टेटस बनाने के लिए एक संविधान जैसा बनाया जाए।
और वो संविधान बनाने का काम पंडित मोतीलाल नेहरू करें, माने जवाहरलाल नेहरू के बाप। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम तो संपूर्ण आजादी चाहते हैं, ये डोमिनियन स्टेटस हमें मंजूर नहीं है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और कांग्रेस के अधिवेशन में तय हुआ कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने प्रस्ताव रखा नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ, और इस प्रस्ताव के समर्थन में जो सबसे पावरफुल भाषण दिया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो हिंदी में ही पूरा उपलब्ध है, वो भाषण मैंने पढ़ा। बोले हम तो कोई हिंदुस्तान की माँ अपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते, बच्चों का जन्म इसलिए नहीं होता है कि वो डोमिनियन स्टेटस मांगे। ये जो बच्चे खून बहा रहे हैं, ये जो आजादी की लड़ाई हो रही है, जो हम लाठियां खा रहे हैं, ये भारत माँ की आजादी के लिए है। और उसके बाद इतना खून बहाने के बाद, इतना बलिदान करने के बाद ये नेहरू रिपोर्ट हमारे सिर पर थोप दी गई है। पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में अपने बाप की रिपोर्ट को भरे चौराहे पर, भरे कांग्रेस के अधिवेशन में उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इससे पंडित मोतीलाल जी इतने दुखी हुए कि अगले 4-6 महीने दोनों की बातचीत बाप बेटे की बंद हो गई। तो सुभाष की दोस्ती, सुभाष के सिद्धांतों के लिए पंडित नेहरू अपने बाप से विरोध लेने को तैयार थे। ये दोनों की दोस्ती का आलम था। अब आगे देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ती है, एक परिस्थिति उत्पन्न होती है, वो लंबा प्रसंग है, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्य उस जमाने में हुआ करते थे। जब सुभाष बोस अध्यक्ष बने तो 11 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सुभाष चंद्र बोस पर दबाव बना। उन्होंने ये कहा कि आप अपने मन से कार्य समिति बनाइए। सिर्फ एक आदमी ने सुभाष के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप सुभाष, नेहरू और गांधी जी का उस समय का पत्राचार पढ़ लीजिए। नेहरू बराबर दोनों के बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बराबर कोशिश है कि सुभाष को जाना ना पड़े और कांग्रेस को अपनी नीति छोड़ना ना पड़े। तो उनके साथ उस समय भी वही आदमी खड़ा रहा और कोई खड़ा नहीं रहा। तीसरा प्रसंग आता है कि जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई अगस्त 1945 में, तो यह सूचना भारत में तब बाद में आई कि उन्होंने जर्मनी में विवाह भी किया था और उनकी पत्नी भी है, उनकी बेटी भी है। तो जब बात आई, उस समय का जमाना था, पुराना जमाना, तो उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस, उन्होंने ये कह दिया कि हम सुभाष के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, हम उनकी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानेंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू ने चुपचाप बातचीत करके ये कहा कि सुभाष की बेटी है तो देश की बेटी है, तो हम इसके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, इसको परमानेंट एक फंड इसके लिए बनाएंगे और इसके लिए पेंशन बांधेंगे। और फिर नेहरू ने यह कहा कि चूंकि सुभाष बहुत खुददार आदमी थे, बहुत स्वाभिमानी आदमी थे और आजाद हिंद फौज के जनरल थे, उसके संस्थापक थे, तो उनके परिवार की मदद अगर खुल के की गई तो सुभाष की आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। उस परिवार को बता के सहायता करना तो उस परिवार का अपमान करना है। इसलिए गोपनीय तौर पर वहां सब पैसा भेजा गया और अभी अभी तक वो पेंशन उनकी चलती रही। तो ये काम जो सरदार पटेल और नेहरू मिलकर कर रहे थे, इसी को आरएसएस भाजपा ने बता दिया कि वो तो जासूसी कर रहे थे। और इस जासूसी का हमें पता नहीं चलता। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी बंगाल की, और उन्हें भी ये लगा कि इससे हम कुछ पॉलिटिकल गेन कर सकते हैं, तो उनने वो कॉन्फिडेंशियल कागज पब्लिक किए। और जब वो कागज पब्लिक हुए तो ये बात समझ में आई कि जासूसी नहीं हो रही थी, वो मदद हो रही थी, उनकी सेवा हो रही थी, उनके सम्मान की रक्षा हो रही थी। तो ये सुभाष और नेहरू का रिश्ता है। और ये आपसे कहेंगे कि वो तो उन्हें सौंप देने वाले थे, वो तो ये कर देने वाले थे। आप 15 अगस्त 1947, बल्कि वो 16 अगस्त हो जाता है, अगले दिन की बात है, लाल किले के नीचे से जो नेहरू जी ने भाषण दिया था, उसमें पहला नाम बड़े नेताओं में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस कर लिया कि आज मुझे सुभाष की याद आती है। अरे अगर उनके बीच ईर्ष्या होती, उनके बीच द्वेष होता, तो क्या वो पहले भाषण में सुभाष चंद्र बोस को ही याद करते? किसी और को भी कर सकते थे, इतने नेता थे। तो जहां मैंने अभी कहा था जहां प्रेम था वहां इन्होंने घृणा लिख दी। तो सुभाष और नेहरू, और उनकी बेटी ने भी अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि नेहरू जी जब भी कलकत्ता आते थे, हमारे घर रुकते थे, तो नेहरू जी के लिए अलग से कमरा बना हुआ था, वो उसमें सिर्फ नेहरू जी के लिए ही था। इस तरह के दोनों के रिश्ते थे जिन पर ये लोग जबरदस्ती का कुछ ना कुछ कलंक लगाते। एक और झूठ अगर आप लोग कहें तो सुनाऊं, जो ये कहते हैं कि वो सबने वोट तो दिया था सरदार पटेल को, लेकिन प्रधानमंत्री बना दिया गया नेहरू जी को।